आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बचपन की यादों में रमते हुए आगे बढ़ेंगे। उसमें हम देखते हैं कि बचपन की यादों में चला जाए तो याद होगा कि आकाश जो है, स्वच्छ आकाश को देखना और संध्या के समय में तारों का निकलना, आसमान को निहारना बहुत ही प्यारा लगता था। और इससे रिलेटेड कई तरह के प्रश्नों का आना, और हम क्या करते थे छोटे जब थे तो अपने माता पिता से, अपने से बड़ों से कई तरह के अनसुलझे प्रश्न किया करते थे। कुछ तो सुलझा दिया करते थे माता पिता बड़े, या फिर कुछ कहानियों के माध्यम से हमको कुछ उसमें जानकारी दिया करते थे। तो आज हम लोग समझ लें कि क्या क्या जानेंगे। आज जिन टॉपिक पर हम लोगों का विचार जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि खगोलीय पिंड, उसके बाद तारे, बाई फिगर भी आप लोग देखते चलें कि क्या क्या आज हम लोग जानेंगे। वैसे खगोलीय पिंड जिनको अपना प्रकाश है उनके बारे में जानते हुए सूर्य को जानेंगे। इसके बाद ये नक्षत्र मंडल को समझेंगे। वैसे खगोलीय पिंड जिनको अपना प्रकाश नहीं है यानी कि ग्रह, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपना सूर्य और उसका सौर परिवार, उसकी जानकारी हासिल करेंगे यानी सौर मंडल। और सौर मंडल में ही कौन आंतरिक ग्रह है और कौन बाह्य ग्रह है, इन सब की जानकारी को लेते हुए और आगे हम लोग उल्का पिंड को भी समझेंगे। हम लोग खुली आँखों से जो आसमान की ओर निहारते हैं उसमें जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं वे सभी खगोलीय पिंड कही जाती हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह कि खगोलीय पिंड अब होंगे क्या, तो सूर्य, चांद और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें चमकीली दिखाई देती हैं सभी खगोलीय पिंड कही जाती हैं। क्लियर हो रहा है? खगोलीय पिंड हम लोग परिभाषा पर अब आ गए कि खगोलीय पिंड किसे कहेंगे। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड वे सूर्य, चांद के अतिरिक्त आसमान में जितने भी वस्तुएं चमकीली दिखाई देती हैं वे सभी क्या कही जाती हैं? खगोलीय पिंड। अब इस खगोलीय पिंड की जहाँ तक बात होती है तो ये खगोलीय पिंड आए कहाँ से, यह भी क्वेश्चन आएगा दिमाग में। तो ये सारे कहा जाता है, हालांकि इसको जानने से पहले हम बता दें कि अभी तक जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी वो संकल्पनाओं पर ही आधारित है। तो जिसमें आधुनिक सर्वमान्य जो संकल्पना है वो अब थ्योरी में आ गया है, उसको कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहने का अर्थ यह है कि यह ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि कभी जो पृथ्वी का जो या निर्माण हुआ या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो ये कैसे हुआ। तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, वैसा एक छोटा सा बिंदु जिसको कि सिंगुलैरिटी कहा गया है, और यही हिंदी में कहा जाता है इसको विलक्षणा। विलक्षणा, इसमें यह जो है यह छोटा सा पॉइंट, इसमें अत्यंत सूक्ष्म आयतन था, यानी आयतन बहुत कम था, और घनत्व जो था वो बहुत ही अधिक, यानी उसको अनंत माना गया है। अनंत घनत्व और तापमान दोनों ही क्या थे? बहुत अधिक थे। इसी सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट होता है, बहुत ही बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट, जिसको कि महाविस्फोट होने के बाद ये महाविस्फोट की क्रिया जो हुई ये 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। यह माना जाता है कि यह 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। और इस महाविस्फोट के कारण बहुत सारी एनर्जी निकली। एनर्जी जो निकली वो पदार्थ में चेंज हो गई। कैसे पदार्थ में चेंज हो गई? तो मौलिक पदार्थ में। कैसे पदार्थ में? मौलिक, यानी कि परमाणुओं में वो हो गई। और इस पदार्थ में था क्या? तो वो
गैसों का बादल था, गैसों का बादल और छोटे छोटे धूलकण, ये सारे उसमें थे। मौलिक पदार्थ के बाद क्या होता है कि नीहारिका का निर्माण होता है। ये नीहारिका क्या था, तो नीहारिका जो है वो गैसों का दूर दूर फैला हुआ गैस ये क्या होने लगे, पास आने लगे। तो पास जब आने लगे तो इससे कई तरह की स्थितियाँ हैं जिसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यानी नीहारिका को कहा जाता है कि यह तारों का क्या है, तारों की नर्सरी है, यानी तारों का निर्माण हुआ। तो तारे जो बने हैं इस नीहारिका में ये खिंचाव हुआ और ये एक दूसरे से ऐसे ये भीतर आए और केंद्रक में जाकर के गुरुत्वाकर्षण का बल काफ़ी अधिक हुआ। वो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, ये सब सारा बल जो तारों के निर्माण में होता है उन सबको किसी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसमें इतना जानें कि नीहारिका का निर्माण हुआ और नीहारिका के बाद तारे का निर्माण हुआ। इस तारे में बना क्या, तो अपना सूर्य अगर लिया जाए, ऐसे तारों का निर्माण माना जाता है कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले ये तारों का निर्माण होने लगा और इन्हीं तारों के रूप में अपना सूर्य भी है। तो ये सूर्य का निर्माण जो हुआ है वो 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, 5 अरब वर्ष पहले। और इसके इसी सूर्य से क्या हुआ कि सौर मंडल बना, सौर मंडल। ये बहुत आराम से सारी प्रक्रिया नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा विस्फोट रहा है, महाविस्फोट। ये सारे को अगर अलग अलग बनाया जाए तो हर एक का एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा और क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टली इसमें बता रही हूँ कि इसके बाद क्या हुआ और क्या हुआ। ये सौर मंडल जब बना तो उस समय भी कई स्थितियाँ रहीं। सूर्य एक बहुत बड़ा महाविशालकाय तारा बना और तारा इतना अधिक बना कि 99.8% इसमें घनत्व वर्क कर रहा था, मास इसमें था, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे हाथ में रस्सी ले लीजिए और उसको चारों ओर घुमाइए तो क्या होगा, एक अपना स्टैंड करेगा हाथ के पास और एक मूवमेंट में, और वही जरा भी इधर उधर हुआ तो वो क्या करेगा, ठहर के कहीं ना कहीं वो गिरेगा। तो वो स्थिति थी कि सूरज जो था वो बीच में सेंटर में पहुंचा, वहाँ पर अभिकेंद्री बल लग रहा है और बाहर की ओर जितने भी ग्रह हैं इसके साथ घूमने लगे और उनका भी निर्माण हुआ। तो सौर मंडल में सारे ग्रह के साथ, ये सौर मंडल में क्या क्या आ गया, सौर मंडल में ग्रह आए, ग्रहों का निर्माण हुआ, उपग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए और उल्का, कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें हैं। तो ये इन सारों का समाहार सौर मंडल कहा गया। इसके बाद इसी ग्रह में अपनी पृथ्वी को भी जानेंगे कि अपनी पृथ्वी किस तरह से, तब पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो इस स्थिति को जो हम देखते हैं वो एक निर्माण की ऐसी अभिक्रिया है जिसका वर्णन बहुत ही आगे तक है, लेकिन इसको शॉर्टली फॉर्म में हम लोगों ने ऐसा जाना कि किस तरह से हर चीज़ का निर्माण हमारे सामने आया है। ये जो है ये बिग बैंग थ्योरी है, किनका दिया हुआ है, तो ये इसमें बहुत सारी बातों में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1920 में एक हबल नाम के, 1920 में हबल नाम के एक खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है। पृथ्वी की जानकारी के लिए बच्चों हम लोग जाने कि ये पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सौर मंडल का। तो मान के चला जाए कि पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा हो गई और ये सौर मंडल जो है ये आकाश गंगा का हिस्सा है, आकाश गंगा। और ये आकाश गंगा यानी कई आकाश गंगाओं से मिलकर के और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। तो यह जो चित्र हमारे सामने आ रहा है कि हमारी पृथ्वी जो इतनी बड़ी है, जिसको कि
हम लोग जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो कितने बड़े भूभाग में हम रहते हैं, तो उस पृथ्वी को अगर इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो काफ़ी छोटा सा एक हिस्सा बनता है इस पृथ्वी का। ये पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और ये सौरमंडल जो है आकाश गंगा, और आकाश गंगा एक ही आकाश गंगा नहीं होती है, कई आकाश गंगाएं हैं। और हमारी जो आकाश गंगा है उसको आगे हम लोग पढ़ाई में जानेंगे, उसका नाम है दुग्ध मेखला या उसको मिल्की वे भी कहा जाता है। तो कई आकाश गंगाओं के मिलने से ये ब्रह्मांड बना है। तो ये एक जो अभी बताया हम आपको एडविन हबल जी, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि विस्तारित हो रहा है। तो विस्तारित जो हो रहा है इसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो मान के चला जाए कि ये एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ले लें। हालांकि ब्रह्मांड की तुलना किसी चीज़ से की नहीं जा सकती है, इतना अनंत है ये ब्रह्मांड, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए कुछ जानकारियों को हासिल नहीं करेंगे तो आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो हबल जी के कथनानुसार अगर इस बैलून पर मैं एक चिन्ह लगा दूँ, यहाँ एक चिन्ह लगा लूँ यहाँ, तो इसको देखने से ये दिखाई दे रहा है कि ये नज़दीक नज़दीक मैंने लगाया। ये मान के चला जाए कि ये कई आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड में हैं। अब ये किस तरह से एक्सपेंड कर रही हैं, यानी एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इसको हम लोग देखें तो इसमें अगर कुछ हवा कर दिया जाए तो हम लोग पाते हैं कि ये जो आकाश गंगा रूपी ये चित्र बनाए हुए हैं इसमें काफ़ी फैलाव होते जा रहा है। तो यह जो फैलाव की स्थिति है इसमें हम पाते हैं कि ये जो समीप समीप हम लोगों ने बना रखा था, आकाशगंगा का रूप दे रखा था, वो दूर हो गया, यानी विस्तारित हो रहा है। तो हबल जी के इसी चीज़ को लेकर के और इन्होंने कहा लामिंतेयर जी ने कि 1931 में इन्होंने इसी बिग बैंग थ्योरी को रखा और उस समय इन्होंने इसका नाम नहीं दिया, ये इसको नाम दिए हैं हॉयल जी। ये 1949 में ये लामिंतेयर जी ने कहा और 1949 में एक वैज्ञानिक रहे हॉयल जी ने कहा कि यह जो पूरी स्थिति है इसको बिग बैंग नाम दिया जा सकता है। क्या नाम दिया जा सकता है? बिग बैंग जो नाम पड़ा है वो हॉयल जी के कारण पड़ा और लामिंतेयर जी ने ये इस क्रियाविधि को बताया और हबल जी ने ये अपनी एक संकल्पना दी थी। यानी तीनों वैज्ञानिकों का मिला जुला ये रूप जो मिला आधुनिक थ्योरी है जो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो विस्तृत किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बताने के बाद आपको अन्य जानकारियों को देना चाहूँगी कि किस तरह से हम लोग खगोलीय पिंड पर थे। तो खगोलीय पिंड किसको कहेंगे? तो खुले आकाश में अगर हम ऊपर की ओर देखें तो सूर्य, चांद, उसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं रात में चमकीली नज़र आती हैं वे सभी क्या कही जाती हैं? खगोलीय पिंड कही जाती हैं। तो आशा है ये इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग किस तरह से वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आगे खगोलीय पिंड से आपको ये समझ में आ रहा है कि आकाश, खुले आकाश में जितने भी वो हम वस्तुएं देखते हैं सब खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, उनमें बहुत तेरे गैसें पाई जाती हैं। उससे क्या होता है कि कई तरह की ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश वितरित होता है और इसको ये ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते रहते हैं। और ऐसे तारे, यानी कि तारे के रूप में जो हमारा सूरज है वो सूरज की तरह अनेकों तारे आसमान में हैं, लेकिन वो इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनकी ऊष्मा को, उनकी गर्मी को, उनके प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब तारे ये आकृतियों में नज़र आए, किसी आकृति को निर्माण करते हों, तब यानी जब हम देखें तो वो निश्चित तौर पर कोई आकृति जब देते हों तो इन्हीं तारों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तारे की बात हम लोग कर रहे हैं तो सुदूरवर्ती तारे जो हमें रात में दिखाई देते हैं, उन तारों में जब कोई निश्चित आकार हो, जैसे यहाँ से यहाँ देखने पर पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो कोई आकृति मिलती हो, जब ऐसे कई तारे रहें तो इसको नहीं, लेकिन जब ये कोई आकृति देते हों, जैसे ये देखने में क्या लग रहा है कि ये कोई, यहाँ पर मान लिया जाए कि तारा है,
और ये दे रहा है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर तारे हों और ये दें कि एक आकृति बनाते हों, जैसे ये लग रहा है कि रेक्टेंगल है, तो इस स्थिति को कहा जाता है तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये अर्सा मेजर का भाग है। ये अर्सा मेजर का सप्तर्षि मंडल है और सप्तर्षि मंडल से हम लोग जब ऊपर की ओर देखते हैं और ये वाला अर्सा माइनर कहा जाता है, यानी छोटा रूप उसका लघु रूप, और यह है दीर्घ रूप। तो अर्सा मेजर में जब यहाँ से हम होकर के देखते हैं तो एक ये काल्पनिक रेखा है, इसके उत्तर की ओर यहाँ पर दिखाई जो दे रहा है ये ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारे की विशेषता क्या है कि इस सप्तर्षि मंडल के ठीक ये जो दोनों तारे नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पर हमेशा ये स्थित नज़र आता है और ये उत्तर की दिशा की ओर ही होता है। इसको नॉर्थ स्टार के रूप में भी या उत्तर ध्रुव के रूप में भी जानते हैं। तो यह जो ध्रुव तारा है ये पहले प्राचीन समय में नाविक वगैरह को समुद्र वगैरह में जो नाविक किया करते थे यात्रा, उन दिनों में ये काफ़ी सहयोग दिया करता था। यह तारा काफ़ी सहयोगी प्रतीत होता था दिशा दर्शक में, यानी कि दिशा सूचक के रूप में इस ध्रुव तारे को माना जाता है। तो इसके बारे में हमेशा यह बताना है कि नक्षत्र मंडल तभी कहा जाएगा जब यह कोई निश्चित आकृति देता हो। तो ये एक निश्चित आकृति दे रहा है सप्तर्षि मंडल, इसलिए इसको अर्सा मेजर के अंतर्गत आता है और ये अर्सा माइनर के अंतर्गत आता है और ये हो गया ध्रुव तारा। तो लाखों तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहा गया है। लाखों तारों का, बादलों का, गैसों का समाहार जो है वो आकाश गंगा के नाम से जाना गया है। तो हम लोग जाने खगोलीय पिंड के अंतर्गत तारे, और तारों के बाद वो तारे जो हैं वो किस तरह से नक्षत्र मंडल का निर्माण करते हैं जो विशेष आकृति वाले होते हैं। उसके बाद वैसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है उनको ग्रह कहा जाता है, वे ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इसी को इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है और इसी प्लैनेट शब्द का यह जो प्रारूप आया है प्लैनेट, वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से आया है। तो यह जो पूरा ग्रह है ये इसको अपना प्रकाश नहीं होता है, यह किसी तारे विशेष से प्रकाशित होता है और ऊष्मा को पाता है। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे सूर्य और सौर मंडल, उसका पूरा अपना परिवार। यह हमारे सौर मंडल का तारा सूर्य, और सूर्य के बाद इसमें पहला जो है ये मरकरी यानी बुध, ये पहला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, और दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, और चौथा है मार्स। यहाँ सूर्य से लेकर के मार्स के बाद यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो ये छोटे छोटे जो इस तरह से ये कर्णनुमा दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाद यहाँ से ये सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर यानी बृहस्पति, और इसके बाद है शनि सैटर्न, और उसके बाद है यूरेनस अरुण, और नेपच्यून वरुण, इसके बाद है क्यूपर बेल्ट। अब हम लोग बात करें कि सूर्य के नज़दीक जो ये चारों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और इस क्षुद्र ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट के भीतर ये जो चारों दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है बाह्य, यानी बाहरी, बाह्य ग्रह। इसे इंग्लिश में इनर प्लैनेट और ये हो गया आउटर प्लैनेट। इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है और इसको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सन के सबसे नज़दीक बुध है। तो बुध जो है यह सबसे नज़दीक है। यह पूछा जाए अगर कि सबसे नज़दीक का, हालांकि दूरी के अनुसार हम देखते हैं कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हमारी, और उसके बाद मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों ही ग्रह, इनमें जो
स्थिति पाई जाती है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी ये जो होते हैं वो किसी न किसी पदार्थ के और धातु के बने होते हैं। और यहाँ इसके बाद वाले जितने भी ये पाए जाते हैं ये गैसियस हैं और उसमें जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से वो आइसी हैं यानी बर्फीले हैं। तो इस तरह से इन चारों में हम लोग देखते हैं कि पथरीला और कैसा है, यानी ठोस है, धातु है, पथरीला है, ठोस है। तो सब चारों को एक पार्ट में रखा गया है और इन चारों को एक पार्ट में रखा जाता है। वैसी स्थिति में पहला जो आता है दूरी के अनुसार वो बुध आ जाता है, और दूरी के अनुसार दूसरा देखते हैं वो शुक्र हो जाता है, और तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और पांचवा हो जाता है बृहस्पति, छठा शनि, और सातवां हो जाता है यूरेनस यानी कि अरुण, और ये वरुण आठवां। तो ये क्रम जो होता है ये दूरी यानी सूर्य से दूरी के क्रम में, और बड़े छोटे के हिसाब से जब होता है तो उस स्थिति में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा हमारा हो जाता है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। और उसके बाद सबसे छोटे की जब बात आती है तो बुध होता है। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। और क्रम से अगर देखा जाए तो ये चारों का क्रम 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये चारों का क्रम है। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण। पांचवें की स्थिति जब आती है तो हमारी पृथ्वी यानी आकार में, अब आकार में हम लोग बात कर रहे हैं तो आकार में हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, और 6 नंबर पे आता है शुक्र, और 7 नंबर पे आता है ये मंगल, और 8 पर आ जाता है बुध। पृथ्वी और शुक्र दोनों में काफ़ी समानता है, यानी कि बहुत समानता के कारण आकार में ये जो दोनों हैं वो समान है, इसलिए इनको कहा गया है जुड़वा बहन भी कहा गया है। यानी पृथ्वी की जुड़वा अगर आ जाए क्वेश्चन कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा गया, भगनी भी कहा जाता है, तो वो हो जाता है शुक्र। अब हम लोग एक चीज़ पर ध्यान देते चलना है बच्चों कि बुध सबसे समीप में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो शुक्र पे। शुक्र पे पड़ने का कारण यह होता है कि यह जो पूरा क्षेत्र है वो ग्रीन हाउस जिससे प्रभावित होता है वैसे गैसों से ये आच्छादित है। तो वैसे गैसों के रहने के कारण क्या होता है कि जितना भी प्रकाश वो ऑब्जर्व करता है उन सबको अपने पास ही रखे रहता है, इसलिए ऊष्मा जो होती है वो असीमित हो जाती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, और यही वजह है कि यह सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे तप्त अगर ग्रह पूछा जाए तो ये शुक्र ही है। शुक्र सबसे तप्त ग्रह है, और यही वजह है कि यह चमकीला भी है। इसका सबसे चमकीला ग्रह अगर कहा जाए कि कौन सा है तो वीनस ही है यानी शुक्र है। और यह जो ग्रह है चमकीला होने के कारण भोर का तारा या सांझ के तारा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है। नीला ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ पर जल की बहुलता है, जल जो है वो 71% भाग में पाया जाता है। तो अपनी पृथ्वी ही पूरे ग्रहों में मात्र एक अकेली ऐसी अद्भुत ग्रह है जहाँ पर कि जीवन है। तो इस मामले में हमारी पृथ्वी सबसे अद्भुत है और सबसे प्यारी है। तो ये पृथ्वी जहाँ पर जीवन है। और इसके बाद है ये मंगल पर इस पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पाया जाता है। इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके बाद की स्थिति अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह वैसे ग्रह हैं जो कि कैसे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा गया है। इनकी एक पट्टी विकसित हो गई है और इसी क्षेत्र में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन चारों पर फिर से एक ध्यान दे लिया जाए कि बुध के पास किसी भी तरह का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी पर एक उपग्रह पाया जाता है जो चंद्रमा के रूप में, और ये मंगल ग्रह पर 2 उपग्रह। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आंतरिक जो ग्रह है इसमें
उपग्रहों की संख्या कम है। आगे हम लोग देखेंगे ये बाह्य ग्रह, तो इन बाह्य ग्रहों में इन पर छल्ले विकसित हो गए हैं। शनि का तो हम लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन इन तीनों पर भी है। इसको अगले फिगर में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो बाह्य ग्रह हैं उन पर छल्लों का विकास हुआ है, यानी उपग्रहों का विकास हुआ है। यह दिखाई दे रहा है छल्ला, ये बृहस्पति ग्रह पे, और ये शनि है, और ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। तो इस तरह से ये जो है ये छल्लों का निर्माण किसकी वजह से हुआ? उपग्रहों की वजह से हुआ है। और एक जानकारी का चीज़ हम लोग ले लें कि शुक्र और अरुण की दिशा जो है ये अन्य ग्रहों की तरह नहीं है। एक पूरब से पश्चिम चलती है और एक गुलाटी खाते हुए पूरब से पश्चिम ही मूव करती है। तो इस तरह से हम इन ग्रहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लिए। ये चारों ही ग्रह गैस निर्मित हैं और इन दोनों में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आइसी हैं। क्षुद्र ग्रह की जब बात की जाती है, ये क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह भी वैसे हैं जो अपनी कक्षा में ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और इनका जो स्थान है वो है मंगल और बृहस्पति के बीच। इसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पर ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये कुपर बेल्ट है। एक चीज़ है बच्चों, 8 ग्रह, अब हम लोग जान रहे हैं कि 8 ग्रह है, लेकिन अगस्त 2006 से पहले प्लूटो भी हमारा ग्रह हुआ करता था। लेकिन ग्रह के लिए भी कुछ ऐसा है कि उसके लिए भी कुछ नियम है कि ग्रह होता कैसे है, किसको कहा जाएगा। ग्रह को परिभ्रमण करना चाहिए, अपना जगह पे भी एक घूर्णन करने की स्थिति हो, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, उसकी कक्षा तय हो, और क्या हो कि उसमें कोई निश्चित आकार हो। तो ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो प्लूटो में क्या था, वो सब था कि वो अपने स्थिति में अपने अक्ष पे वो घूर्णन कर रहा है, और क्या है वो निश्चित आकार का भी है। उसमें वो जो कक्षा जो है वो अपनी कक्षा में ना घूम करके वो क्या हो जा रहा था, कभी यूरेनस में, कभी इधर, कभी उधर, ऐसा करते हुए उसका यानी परिक्रमण की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसको 2006 के बाद, अगस्त 2006 के बाद बौने ग्रह के रूप में जाना गया। तो बौने ग्रहों को हम लोग जाने, और यह भी जान ले बच्चों कि यहाँ से एस्ट्रॉयड बेल्ट से जब कोई पदार्थ, कोई पिंड निकल करके पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगता है तो उसको कहा जाता है उल्का, और जब कभी क्यूपर बेल्ट से निकल करके आता है तो उसको कहा जाता है धूमकेतु। इसको कॉमेट्स, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमेट्स। यहाँ पर एक बार और ध्यान दे लोगे कि जब क्यूपर बेल्ट से कोई पदार्थ, कोई वहाँ का पत्थर निकल करके आगे की ओर बढ़ने लगा और वो कैसा हो गया, जलायमान हो गया, तो वैसी स्थिति में इसको नाम दिया जाता है धूमकेतु। क्या दिया जाता है, धूमकेतु। और यहाँ से एस्ट्रॉयड बेल्ट से जब निकल करके, यानी क्षुद्र ग्रह से निकल करके जब कोई पदार्थ निकलता है और जाता है तो वो उल्का कहा जाता है। उसी के 3 रूप हैं, उल्का, उल्काश्म और उल्का पिंड। तो किस किस स्थिति में वो होता है, तो जब यहाँ रहेगा यानी बाहर में तब वो उल्का, और जैसे ये आ जाएगा धरती के आकर्षण में, इसको अगले फिगर में हम लोग क्लियर कर लें। जैसा कि हम लोग जाने कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी से जब कोई पदार्थ विखंडित होकर के आगे बढ़ता है तो वह उल्का कहलाता है, और जब वही उल्का आकर के पृथ्वी के वातावरण से संपर्क करता है तो उसमें घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह उसमें वो प्रज्वलित हो जाता है, जिसकी वजह से इसको उल्काश्म कहा जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, उल्काश्म, यानी अश्म यानी वो जलन। तो यह जो स्थिति आती है इसको उल्काश्म कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक गड्ढे का निर्माण हो गया है। तो जब यही उल्काश्म यानी पहुँच करके और सीधा धरती पर किसी भी तरह से वो आक्रामक हो जाता है, उसको भेद देता है, विभेद कर देता है, तो उसको उल्का पिंड कहा जाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं धरती पर। तो इस तरह से यही उल्का जब तक ऊपर रहा उल्का कहलाया, जब वह धरती के संपर्क में आया उल्काश्म हो गया, और जब धरती को विभेदित कर दिया तो वह उल्का पिंड हो जाता। इस स्थिति को जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जलता हुआ जब दिखाई देता है तो याद होगा आप लोग देखते हैं जब हम लोग आसमान में तो कहते हैं इसको टूटता हुआ तारा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टूटता हुआ तारा नहीं है बल्कि वो उल्काश्म है। और यहाँ पर यह जो गड्ढा हो गया है
ये धरती पर विभेदित कर दिया, यही उल्काश्म गिर करके, उल्का पिंड गिर करके, जिससे कि हमारा महाराष्ट्र का जो लोनार झील है उसका भी निर्माण इसी उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ है। यानी भारत में महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों की जानकारियों में ये सारे चीज़ समाहित हुए कि जितने भी जो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ करते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ विराम आया। यही उल्काश्म जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो इसको टूटता हुआ तारा के नाम से भी जानते हैं, और कई तमन्नाएं अपनी उस टूटते हुए तारे से गिनाने लगते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी करना। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, और हमारी पढ़ाई से हम लोग जान चुके कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह छोटी छोटी जानकारियों से हम लोग आज रूबरू हुए। आशा करती हूँ आप लोगों ने भी काफ़ी आनंदपूर्वक इसकी जानकारी ग्रहण की, और इसी तरह आप अध्ययनरत रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।